डिम्पल अपनी बड़ी बहन रूपाली, माँ सविता और पिता गिरीश के साथ रहती है। और अब समय था रूपाली की शादी का। अरे डिम्पल, कहाँ जा रही है तू? अरे मुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ तो आपको देखने के लिए आ रहे हैं ना दीदी, मुझे थोड़ी ना आ रहे हैं। और मुझे तो स्वीटी के साथ मूवी देखने जाना है। 5 बजे का शो है, कहीं देर ना हो जाए। फिट्टे मुंह तेरा, कोई मूवी शोवी नहीं देखेगी तू। चुपचाप मेरे साथ बैठ, वरना मुझे अकेला महसूस होगा। ओफो दीदी, आप भी ना। अब ज्यादा नखरे मत कर। वैसे भी क्या पता, कहीं लड़के का भाई तुझे पसंद आ जाए, क्योंकि वो भी कुछ कम हैंडसम नहीं है। मैंने सबके फोटोज देखे थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला दीदी। खैर, अब आप इतना बोल ही रही हो तो मैं स्वीटी के साथ बना हुआ मूवी प्लान कैंसिल कर देती हूँ और आपके साथ घर पर ही रुक जाती हूँ। ये हुई ना बात। रूपाली को देखने घर वाले आ जाते हैं, जिनमें लड़का अमित, उसका छोटा भाई नकुल, माँ बरखा और पिता प्रेमराज होते हैं। लेकिन नकुल तो बस टिम्पल को ही ताड़ रहा होता है। उम, वॉशरूम कहाँ पर है? अरे डिम्पल बेटा, जरा इन्हें वॉशरूम दिखा दे। जी माँ, आइए ना। डिम्पल नकुल को वॉशरूम की तरफ लेकर जाती है। और तभी, वैसे घर तो आपका बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल आप ही की तरह। थैंक यू। वैसे क्या करती हो आप? आई मीन, कॉलेज में हो या फिर जॉब करती हो? कॉलेज खत्म हुए 1.5 साल हो गया है और जॉब के बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं। बस घर बैठे बैठे ऑनलाइन मार्केटिंग का काम कर लेती हूँ, बस उतना ही। ग्रेट। और आप? अब तक तो भैया के साथ बिजनेस संभालता था, लेकिन अब से उस काम के साथ साथ आपके बारे में सोचने का भी काम जारी रहेगा। आप तो मजाक किया हो मोहतरमा, ये कोई मजाक नहीं, सच है, जो दिल से निकला है। हम्म, सोच रहा हूँ कि भैया के साथ साथ अपना रिश्ता भी इस घर में ही जोड़ लूं। आप तो कुछ ज्यादा ही सोचते हो। अब जरा हल्के भी हो जाइए। ये रहा वॉशरूम। अरे रुकिए तो, पागल कहीं का। इस तरह डिम्पल और नकुल की पहली मुलाकात बड़ी ही प्यारी और मस्ती भरी होती है। वही दूसरी तरफ रूपाली और अमित का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। फिर बाद में जब डिम्पल ये सब अपनी बेस्ट फ्रेंड स्वीटी को बताती है, तभी सच में यार, मतलब बंदे की मजाल देखनी चाहिए थी तुझे। तीर पे तीर मारे जा रहा था फ्लर्ट करके। ओ माय गॉड, तेरा चेहरा तो देख डिम्पल। नकुल के बारे में बताते हुए तू तो पूरी तरह लाल पड़ चुकी है। लगता है तुझे भी वो उतना ही पसंद आ गया है जितना कि तू उसे पसंद आई है। ओ प्लीज स्वीटी, पागल वागल हो गई है क्या तू? मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है और ना ही आगे कभी हो सकता है। लटिशियस बंदा है, तो जितने मजे उसने लिए उतने ही मजे मैंने भी लिए। चलो अच्छा है, लगे रहो मुन्ना भाई। फिर रात में अचानक से डिम्पल को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हे भगवान, इतनी रात का एक किसका कॉल आया है? हेलो। हेलो ब्यूटीफुल। क्या? नकुल, तुम? अरे ये भी कोई कॉल करने का टाइम है क्या? रात के उल्लू हो क्या तुम? तुमको हो तो मैं तुम्हारी खातिर वो भी बन जाऊं। अरे यार, कहो, क्या हुआ है? खाना खाया तुमने? हाँ खा लिया। अच्छा, तो फिर क्या खाया खाने में आज तुमने? ओफो, सीधे पॉइंट पर आओ ना। कॉल क्यों किया है? एक तो इतनी रात गई, चुपके से छत पर आकर बात करने आई हूं मैं तुमसे। घर में सभी सो रहे हैं। अच्छा बाबा ठीक है, एंड आई एम सॉरी। और देखो, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो कह दो, मैं तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करूंगा। हाँ नहीं करनी। अब चलो रखो फोन। मुझसे झूठ कह रही हो या अपने आप से? बताओ। अरे बाबा, वहां पर तुम्हें आराम से बात करने का फ्रीडम है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं है, वरना मैं तुम्हारे साथ बात करती रहती। देखा, बस यही सुनना था मुझे। खैर, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा।
कल भैया और होने वाली भाभी दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो तुम भी आना अपनी दीदी के साथ, और मैं भी अपने भैया के साथ आ जाऊंगा। ठीक है बाबा, आ जाऊंगी मैं। अरे लेकिन एक मिनट, उल्लू के पट्टे, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? स्टॉकर कहीं के? बस मिल गया। ढूंढने वालों को तो भगवान भी मिल जाता है। तो ये नंबर कौन सी बड़ी चीज है? ज्यादा नखरे मत करो, जल्दी बताओ कैसे मिला नंबर, वरना मैं फोन में घुसकर बुक्का मारूंगी तुम्हें। तुम्हारा बुक्का भी मैं प्यार से खा लूंगा बेबी। बस आ जाओ। अरे सताओ मत ना, प्लीज बताओ कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। अरे बाबा, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे फोन से एक बार भैया को फोन किया था, और तभी मैंने तुम्हारा नंबर ले लिया था। हे भगवान, तुम तो बहुत ही बड़े वाले हो यार। अच्छा जी, चलो अब मैं सोने जा रही हूँ। और खबरदार, अगर मुझे फिर से फोन करके परेशान किया तो। अरे अब तो मैं आपको जिंदगी भर परेशान ही करने वाला हूँ मैडम, इसलिए आप बस तैयार रहना। तुम और तुम्हारी ये फालतू की बातें। चलो रखो अब, बहुत बोर कर दिया तुमने मुझे। फिर अगले दिन जब रूपाली और अमित शॉपिंग के लिए जाते हैं, तभी डिम्पल और नकुल दोनों कब और कैसे गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अरे अमित, ये दोनों कहाँ रफू चक्कर हो गए? सच कहूँ रूपाली, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों में कुछ तो चल रहा है। जब से तुम्हारे घर से आया हूँ, तब से नकुल तो बस डिम्पल के बारे में ही बातें कर रहा था, मानो जैसे वो उसका दीवाना हो गया हो। चलो कोई बात नहीं, अगर उन दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना है तो बिताने दो। हाँ रूपाली, और उसी बहाने हम दोनों को भी मौका मिल गया अकेले में समय बिताने का। चुप करो, हम यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं, ना कि आपस में समय बिताने। और समय बिताने के लिए तो अब तो पूरी जिंदगी पड़ी है। पर अगर शॉपिंग में से 2 पल भी चुरा लिए तो क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। अब चलो। वही दूसरी तरफ, ये सब क्या है नकुल, दिमाग घुटने में है क्या तुम्हारा? अरे वहां दीदी और जीजू अकेले रह गए हैं, तो वो दोनों कोई छोटे बच्चे हैं क्या जो मार्केट में खो जाएंगे? उल्टा वो दोनों तो हमारा शुक्र मना रहे होंगे कि हम दोनों ने उन्हें अकेले में समय बिताने का मौका दे दिया। तुम ना एक नंबर के नालायक हो, सच में। हाय, तुम्हारे मुंह से निकली हुई गाली भी कितनी अच्छी लगती है यार। बाय गॉड। वो बोर एक्टिंग मत करो, और चलो अब कैफे के पास आ ही गए हैं, तो बैठकर कॉफी भी पी लेते हैं। और वैसे भी ये मेरा फेवरेट कैफे है। अच्छा जी, तो फिर शादी के बाद हर वीकेंड यहीं पर आया करेंगे। हे भगवान, पागल आदमी। इतना कहकर डिम्पल आगे कैफे में निकल जाती है, जहां वो दोनों बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। और इस मुलाकात से वो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं। ये देख डिम्पल, ये वाला सेट अच्छा लगेगा या ये वाला? ये भी ना। अरे ओ पगलेट, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ और तू है कि अपने फोन में ही पड़ी है। सॉरी दीदी, वो मैं नकुल के। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अरे बोल ना, क्या बोल रही थी तू? और ये बोलते बोलते रुक क्यों गई तू? कुछ भी तो नहीं दीदी। देख, मैं तेरी दीदी हूँ, वो सब समझ सकती हूँ कि तेरे और मेरे होने वाले देवर के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। सॉरी दीदी, लेकिन हम दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कब कहा कि तुम दोनों कपल्स हो? तू तो मुझे पहले ही सफाई दे रही है, जैसे कि मैंने तेरी चोरी पकड़ ली। अरे नहीं दीदी, मैं तो बस वो। इट्स ओके डिम्पल, तू नकुल के साथ बात कर सकती है। अच्छा वो सब छोड़, कोई जल्दी से बता मुझे कि इनमें से कौन सा सेट अच्छा लग रहा है। ये वाला, ये आप पर बेस्ट लगेगा। इसे पहनकर आप एकदम रानी लगोगी। सच कह रही हूं मैं। थैंक यू डिम्पल। वही दूसरी तरफ बिजनेस को संभालते हुए नकुल भी बस डिम्पल की प्रोफाइल को चेक करने में बिजी होता है। अरे ओ जनाब, शादी मेरी हो रही है, तेरी नहीं।
और तू अभी से मेरी साली के पीछे पागल हो बेटा है। दुनिया में से प्यार ही नहीं, काम भी करना होता है। और काम करेगा तभी जाकर अपने पैर को खुश रख पाएगा। क्या भैया, आप भी ना। मुझे उससे कोई प्यार व्यार नहीं है। हमें तो केवल अच्छी दोस्ती ही हुई है। और वो आपकी साली है, इसीलिए मैं उसकी प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ। और इसमें मेरा कोई दूसरा मोटिव भी नहीं है। देख बेटे, तेरा मोटिव क्या है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तेरा बड़ा भाई हूं मैं, समझा ना? और ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ट्रस्ट मी। शादी की तैयारियां एकदम जोरों शोरों से चल रही होती हैं। और जब सगाई का फंक्शन होता है तभी, बाप रे, जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ यार। क्यों भाई, सब ठीक तो है ना? अरे यार, जब तुम इतना कहर ढाओगी तो कोई भी ठीक कैसे हो सकता है? तुम्हें इस लुक में देखकर तो आज मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। चुप करो। हार्ट अटैक आए तुम्हारे दुश्मनों को। अच्छा जी, तुम ना पहले ये बात बात पर अच्छा जी बोलना बंद कर दो। क्यों, क्या होता है तुम्हें? मन में हलचल होती है क्या? ओफो, पर जो भी कहो, चिड़ी हुई तुम तो बहुत ही प्यारी लगती हो। और ये बार बार जो अपनी जुल्फों को पीछे करती हो ना, इससे कहीं किसी दिन में बेहोश ना हो जाओ। अरे बस बस, तुम तो कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हो। तुम्हारा नाम नकुल नहीं, फेकुचंद होना चाहिए था। देखो मैडम, ये फेंकना वेकना सब छिछोरों के काम है। और हम जो कहते हैं वो सीधे दिल से कहते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे अपना हाथ दिखाओ। क्यों? अरे अब दिखाओगी तो इसमें भी तुम्हें नखरे करने हैं क्या? अच्छा लो, देख लो। तुम्हारे लिए कोई मैग्नीफाइंग ग्लास भी मंगवा लो क्या? अरे नहीं नहीं, तुम्हें बारीकी से पढ़ने के लिए मेरी आंखें ही काफी है। ओह गॉड, लेकिन मेरी उंगलियों को तुम यूं घूर क्यों रहे हो? ज्यादा घूरो मत, वरना इन्हीं उंगलियों से नोच दूंगी मैं तुम्हें। अरे बाबा, साइज देख रहा हूँ। वो क्या है ना, आज भैया और भाभी की सगाई है। और आगे चलकर हमारी भी तो सगाई होने ही वाली है ना। तो उसकी तैयारी मैं अभी से कर रहा हूँ। ओह गॉड। अरे डिम्पल बेटा, तुम और नकुल यहाँ क्या कर रहे हो? वो पापा, वो मैं तो बस यहाँ से जा ही रही थी कि उतने में मुझे नकुल मिल गया, तो इसी के साथ बातचीत करने लग गई। हाँ अंकल। वैसे अंकल, आज तो आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। ये कोट और पैंट आपके ऊपर बहुत जच रहा है। मम्मी कसम, एकदम 90s के हीरो लग रहे हो आप। क्या बोल रहे हो? सच में? हाँ अंकल, झूठ बोलना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। शुक्रिया बेटा। चलो आ जाओ, सगाई की रस्म शुरू होने वाली है। पंडित जी भी आ चुके हैं। जी अंकल। मानना पड़ेगा तुम्हें, पापा आए थे एकदम शॉक टाइप लुक लेकर। और तुमने 1 मिनट के लिए उनकी तारीफ करके उन्हें पिघला ही दिया। तो क्या करूं, होने वाले ससुर जी है मेरे, तो मान सम्मान तो रखना ही पड़ेगा ना। तुमसे जुड़े हर एक इंसान से इज्जत और प्यार से बात करना अब ये मेरा फर्ज बन चुका है। थैंक यू। वैसे जो भी हो, जबान के थोड़े टेढ़े हो, लेकिन दिल से बहुत अच्छे हो तुम। अरे वाह, बड़ी जल्दी समझिए आप मुझे। वो तो है। अब चलो, वरना पापा की तरह बाकी सब भी यहीं पर आ जाएंगे और वो लोग हमें देखकर 100 बातें बनाएंगे। हाँ, वो तो है। फिर रूपाली और अमित की सगाई हो जाती है और डिम्पल स्वीटी को सारी बातें शेयर करती है। क्या बात है, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके। अरे चुप बैठ यार, एक तो मैं तुझसे सब शेयर करती हूँ और तू है कि मेरी ही फिरकी ले रही है। अरे मस्ती कर रही हूँ बाबा, पर सच में तेरे और नकुल के बीच में जो कुछ भी चल रहा हो, सुनने में तो एकदम मस्त लग रहा है। क्योंकि उसके जैसे साथी को पाकर तो खुश रहने लगी है। तेरे चेहरे पर तो एकदम नेक्स्ट लेवल का ग्लो आ गया है। क्या? सच में? देख, अब तू मुझे फालतू में चने के झाड़ पर मत चढ़ा, समझी ना?
अरे नहीं रे, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी भला? एकदम सच बोल रही हूं मैं। अब जाने अनजाने में नकुल और डिम्पल एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर एक रोज रात में नकुल चुपके से घर के नीचे आता है। जल्दी से नीचे आओ बर्थडे गर्ल। ओह नो, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? मैं नीचे नहीं आ सकती। यार आ जाओ ना, आज तुम्हारा जन्मदिन है। नकुल यार, तुम भी ना, किसी दिन मरवाओगे दोनों को। डिम्पल किसी तरह नीचे जाती है। हैप्पी बर्थडे डिम्पल, ये तुम्हारे लिए फूल, इन्हीं की तरह हमेशा खिलती रहो। और ये प्यारा सा दिल के आकार वाला केक खास अपने दोस्त के घर पर जाकर बनाया है मैंने, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। ओह स्वीट नकुल, थैंक यू सो मच। उतने में वहां पर किसी के आने की आहट होती है। ओह नो, शिट, लगता है कोई गेट के बाहर आ रहा है। कहीं वो माँ या पापा तो नहीं? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये कहानी है रूप और रंग से बेहद ही सुंदर मीरा की। कुछ ही महीनों पहले मीरा की शादी अनुराग से हुई होती है। उसके ससुराल में सास वसुंधरा और ससुर परिमल रहते हैं और मीरा टीवी और सोशल मीडिया के लिए एड शूट किया करती है। अरे ओ मीरा रानी, कहाँ चली तू? और घर के सारे काम कौन करेगा? दरअसल माँ जी, मैंने आधे से ज्यादा काम कर दिए हैं। बाकी थोड़े बहुत जो काम बचे हुए हैं वो मैं शाम में आकर कर लूंगी। 12 बजे का कॉल टाइम है, इसीलिए मुझे अभी निकलना होगा, वरना अगर ट्रेन छूट जाएगी तो मैं शूट पर समय से पहुंच ही नहीं पाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम कर, बस 5 मिनट के लिए रुक जा और मेरे सर की मालिश करती जा। दर्द के मारे फटा जा रहा है कब से। लेकिन माँ जी, अरे अब 5 मिनट से क्या होने वाला है तेरा? अब ज्यादा नौटंकी मत कर और जल्दी से मालिश कर दे मेरी। फिर मीरा को वसुंधरा की मालिश करने के लिए रुकना ही पड़ता है, जिस कारण उसे स्टेशन तक पहुंचने में देरी हो जाती है। ओह नो, अब मैं क्या करूं? 11:15 बजे की लोकल तो छूट गई और अब मुझे कैब से ही जाना होगा। माना कि कैब का भाड़ा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मैं शूट पर देर से नहीं पहुंच सकती। बहुत ही बड़े ब्रांड की एड का शूट है आज। फिर मीरा कैब में सवार होकर शूटिंग सेट पर पहुंच जाती है और शाम में आकर वो घर के सारे काम करने लग जाती है, जिसके बाद उसे रात में जाकर आराम करने का मौका मिलता है। मेरी खूबसूरत बीवी साहिबा, क्या हाल है? कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? मेरा दिन तो बहुत ही हेक्टिक था अनुराग, लेकिन जैसे तैसे मैंने सारे काम कर लिए और अब जाकर टेंशन फ्री हो गई हूँ। बेचारी मेरी मेहनती बीवी। वैसे तुम्हारा दिन कैसा था? आज से तुम्हारा ऑफिस में प्रेजेंटेशन था ना, जिसकी तैयारी तुम पिछले 4 दिनों से कर रहे थे। कैसा रहा तुम्हारा प्रेजेंटेशन? पूछो ही मत यार, प्रेजेंटेशन करते समय अचानक से मैं बीच की स्लाइड की इंफॉर्मेशन ही भूल गया। क्लाइंट की नजरों में मेरा एकदम खराब इंप्रेशन हो गया, इसलिए मेरे बॉस ने मुझे जमकर सुनाया आज। हे भगवान, कोई बात नहीं, अगली बार और ज्यादा मेहनत करना और इससे भी अच्छा प्रेजेंटेशन देना। हाँ यार, चलो अब मैं सो जाता हूँ। कल सुबह आधे घंटे जल्दी बुलाया है, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है शायद। अच्छा ठीक है, तो मैं भी अलार्म जल्दी का ही सेट कर देती हूँ। हाँ, वो पहले कर दो तुम। अब मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ की तरह थोड़ी ना है। तुम एड शूट के लिए 2-3 दिन ही जाती हो और उसमें ही ढेर सारा पैसा कमा लेती हो। वही मैं बेचारा कारपोरेट मजदूर, मुझे तो महीने के 300 दिन वहां जाना पड़ता है। फिर मजदूरी करने के बाद ही महीने के अंत में मुझे सैलरी मिलती है, जो कब आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसा कुछ भी नहीं है अनुराग, सबकी मेहनत अलग अलग तरह की होती है। मेरी फील्ड में भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अपनी सुंदरता को बरकरार रखने से लेकर एक परफेक्ट शॉट देने तक का सफर बहुत कठिन होता है और उस 1 मिनट की एड के पीछे एक बहुत लंबी कहानी भी होती है।
जो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। फिर वो रोल छोड़कर अपनी रियल लाइफ में बहू का रोल निभाना, घर आकर अपने सारे कामों को सही तरह से निपटाना, ये भी किसी स्ट्रगल से कम नहीं है। हाँ यार, ये बात तो तुम सही कह रही हो। पर कोई बात नहीं, मुझे अपने ससुराल वालों के लिए काम करना कोई स्ट्रगल नहीं लगता, बल्कि मैं तो बड़े ही प्यार से हर एक काम करती हूँ। जब मैं शूट पर होती हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कब सेट से घर पहुंचूं, खाना बनाऊं, झाड़ू पोछा बर्तन सब निपटा कर कब माँ जी और पापा जी के साथ बातें करूं और रात में इस तरह तुम्हारे साथ अकेले बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। हाउ स्वीट मीरा, तुम तो कमाल की हो। फिर ऐसे ही एक रोज, मीरा बहू, कल तेरा शूट है ना? हाँ माँ जी। लेकिन क्यों, क्या हुआ है? कल के शूट को कैंसिल करवा दे, तू कल कहीं नहीं जा रही। क्या? लेकिन क्यों माँ जी? पर मैं ऐसे शूट कैंसिल नहीं करवा सकती, वो सब मेरे हाथ में थोड़ी ना होता है। और माँ जी, मेरे अभी तक के एड शूट के करियर की सबसे बड़ी शूट है कल। एक बहुत बड़े साबुन की ब्रांड की एड शूट है और वो मेरे लिए बहुत जरूरी है माँ जी। प्लीज जाने दीजिए ना मुझे। नहीं, कल हमारे घर पर परिमल जी के कुछ दोस्त आने वाले हैं, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। इसीलिए कल तुझे घर पर मौजूद रहना ही होगा, सारा काम करना होगा, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने होंगे और मुझे तैयारियों में कोई कमी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारी किसी भी लापरवाही के कारण परिमल जी की इज्जत पर कोई आँच आए। लेकिन माँ जी, मेरा शूट पर जाना बहुत जरूरी है। मैं समझ सकती हूँ कि पापा जी के दोस्त आने वाले हैं और वो भी बहुत जरूरी हैं, पर ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलने वाला माँ जी। इसलिए प्लीज कल के दिन हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं ना। अरे हमारे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है आंगन में, जो हम जब मन करे तब वहां से पैसे तोड़कर खर्च कर सकते हैं। और बहू, तुम्हारे लिए अपनी ससुराल की जिम्मेदारी से बढ़कर वो एड शूट है क्या? और नहीं तो क्या। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि इसे वो एड शूट पर जाना छोड़ ही देना चाहिए। माना कि हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं, लेकिन हमारे खाने के लाले थोड़ी ना पड़ रहे हैं जो इसे बाहर जाकर काम करना चाहिए। काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर पर रहे और अपनी घर गृहस्थी संभाल। सही कह रही है वसुंधरा। अरे एक औरत सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए ही बनी होती है, और वो तो तुम्हें हमारी मेहरबानी माननी चाहिए कि हमने तुम्हें काम करने के लिए अनुमति दे दी। लेकिन अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें काम करने की अनुमति देकर हमने सबसे बड़ी गलती कर दी। और नहीं तो क्या। अरे जिस हफ्ते में तेरा शूट होता है उस हफ्ते मुझे कितनी मुश्किल होती है। ना समय से खाना बनता है, ना ही ठीक से कोई काम होता है। ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी? भला ऐसा कब हुआ है जब मैंने खाना समय से नहीं बनाया हो या फिर घर का कोई जरूरी काम रह गया हो? ज्यादा उल्टा मत बोल। अरे जब जब तेरा शूट होता है तब तब तो एकदम बेस्वाद खाना बनाकर जाती है, जिसे खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। दो बात की एक बात, कल तुम शूट पर नहीं जाओगी और कल मेहमानों की सेवा में ही तुम्हारा पूरा दिन समर्पित करोगी। अब इसके बाद मुझे और कुछ भी नहीं सुनना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मीरा काफी चिंता में पड़ जाती है और जब वो ये बात अनुराग को बताती है तभी, आई एम रियली सॉरी मीरा, लेकिन मैं भी इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। अगर माँ और पापा ने ये कहा है तो प्लीज मत जाओ ना कल। और मैं भी तुम्हें यही कहूंगा कि छोड़ दो ये सब करना। आखिर इतनी मेहनत क्यों करनी है? मैं कमा तो रहा हूं ना, पापा भी कमा रहे हैं, मेरे घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हें इतनी मेहनत क्यों करनी है क्या पता? अरे इसका असर तुम्हारी सेहत पर भी हो सकता है ना। सीरियसली अनुराग, ये सब तुम कह रहे हो? हाँ मीरा, ये सब मैं ही कह रहा हूँ, और मुझे पता है कि मेरी बातें भी तुम्हें माँ और पापा की तरह ही बुरी लग रही होगी, पर यही हकीकत है मीरा। अब कल को हमारा बेबी होगा, तब भी तो तुम्हें अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक लेना ही होगा ना। घर, बच्चा, अपनी शादीशुदा जिंदगी और मायका,
ये सब तुम कैसे संभाल पाओगी एक साथ? इसीलिए कह रहा हूँ, ये सब अभी छोड़ दो। अरे इस ग्लैमर की दुनिया में कुछ भी नहीं रखा। कोई मेजर ब्रेक नहीं मिलने वाला तुम्हें। और इस सपने में बिल्कुल मत रहो कि तुम्हें कोई मेजर ब्रेक मिलने वाला है और तुम भी एक दिन दीपिका पादुकोण बनोगी। सॉरी अनुराग, लेकिन तुमसे ऐसी घटिया बातों की मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो ये है कि मैं अपना काम हरगिज नहीं छोड़ने वाली, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं अपना काम खुद की खुशी के लिए करती हूँ, ग्रोथ के लिए करती हूँ और खासकर मेरे मम्मी डैडी के लिए करती हूँ। वो दोनों तो वहाँ मायके में अकेले रहते हैं। पापा अपाहिज हैं और वो अब व्हील चेयर से कब उठ पाएंगे क्या पता। और ऐसे में उन दोनों की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। हाँ तो उनकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ ना, उसमें क्या होता है? अब मैं भी तो उनका दामाद ही हूँ ना। नहीं अनुराग, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम उनकी जिम्मेदारी उठाओ। मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए मैं ही उन्हें संभालूंगी, क्योंकि मुझ में उतनी हिम्मत और कला है। और दूसरी बात जो तुम्हें लग रहा है कि मैं कभी भी दीपिका पादुकोण जैसी नहीं बन पाऊंगी, और ये सच भी है। लेकिन एक और सच है कि मुझे उसकी तरह बनना भी नहीं है। मेरा सपना एक फिल्म एक्ट्रेस बनना जरूर है, लेकिन किसी की तरह बनना नहीं, बल्कि खुद की एक अनोखी छाप छोड़नी है मुझे। और लाइफ में हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप चाहे कुछ भी बन जाओ, कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना पहुंच जाओ, हमें एक अच्छा इंसान बनकर रहना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप वो नहीं बन पाए तो बाकी की जीत का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है मेरी माँ, समझ गया मैं। अब अपना 5 पन्नों का भाषण बंद करो। आई नो कि तुम एक बहुत कमाल की एक्ट्रेस हो, लेकिन ये सब प्लीज अपने शूट पर किया करो यार। एंड जोक्स अपार्ट, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कल के दिन अपने काम की जगह ससुराल को महत्व दो। देखो मीरा, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा काम कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हें अपना बहुधर्म पहले रखना होगा और शूटिंग को उसके बाद रखना होगा। और अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। गुड नाइट। लेकिन अनुराग, मेरी बात तो सुनो अनुराग। अब मेरा कश्मकश में फंस जाती है। फिर अगले दिन वो सुबह जल्दी उठकर सारा खाना तैयार कर देती है और ये देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। आपको पता ही माँ जी, मैं सुबह के 4 बजे से उठी हुई हूँ। सारा खाना तैयार है, पर्दे बदल दिए हैं, तकियों के कवर भी बदल दिए हैं, झाड़ू पोछा सब हो गया है। और हाँ, आपकी वो लखनऊ से आई हुई साड़ी भी प्रेस करके रख दी है मैंने। तो क्या अब मैं शूट पर जाऊँ माँ जी? गुड जॉब मीरा। अरे क्या गुड जॉब? और तुझे क्या लगा तू जल्दी उठकर सारे काम कर लेगी तो मैं तुझे जाने दूंगी? अरे यहाँ मीठे में तूने केवल खीर बनाई है, जलेबी, इमरती या फिर मालपुए तो बना देती ना। देख मीरा, मैं कुछ नहीं जानती, तुझे दिन भर मेहमानों के सामने रुकना ही पड़ेगा। और अब तो सबसे पहले रसोई में जाकर एक और मीठा पकवान बनाएगी। जा, काम पर लग जा। पर माँ जी, ये तो फिर जबान लड़ाने लगी। अरे तुम में जरा सी भी अक्ल नहीं है क्या? जब घर पर कोई मेहमान आता है तब वो लोग तो पूछते ही है ना कि आपकी नई बहू कहाँ पर है। और तब हम उनसे क्या कहें कि नई बहू तो एड शूट पर गई है और उसे अपनी बस करियर की ही पड़ी है। फिर घर गृहस्थी को चाहे आग लगे, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी फिक्र मुझे अपने करियर की है, उतनी ही फिक्र मुझे अपनी घर गृहस्थी की भी है। और इसीलिए तो मैं सुबह 4 बजे उठी थी और मैंने घर का सारा काम कर दिया। अरे वो तेरा फर्ज है, और ये सब करके तूने कोई एहसान नहीं किया हम पर, समझी कि नहीं? अब जा, जाकर जितना कहा है उतना कर। और मीठे पकवान बनाने के बाद तू भी कोई सुंदर साड़ी पहनकर तैयार रहना। मेहमान अब 1-2 घंटे में आते ही होंगे। क्यों परिमल जी? हाँ वसुंधरा, वो लोग 1-2 घंटे में आते ही होंगे। सारी तैयारियां करके रखो और खुद भी तैयार हो जाओ। मीरा को ना चाहकर भी उस दिन घर पर रुकना ही पड़ता है।
और उसके हाथ से वो एड प्रोजेक्ट चला जाता है। फिर जब वो अपने मायके मम्मी और डैडी से मिलने जाती है, तभी मुझे माफ करना मम्मी, लेकिन मैं इस बार आप दोनों की सालगिरह के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। एक बहुत बड़ा एड प्रोजेक्ट मिला था मुझे, लेकिन मैं वहां समय से पहुंच ही नहीं पाई, जिस कारण वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला गया और उसी से मुझे ढेर सारे पैसे मिलने वाले थे। अरे पागल है क्या तू मीरा? इसके लिए भी कोई माफी मांगता है क्या? और नहीं तो क्या। देख बेटा, इस उम्र में शादी होने के बाद भी तू हमारे लिए इतना सब कर रही है, और वही बहुत है। मुझे तो सच में बहुत बुरा लगता है कि मैं एक पिता होने के बाद भी अपनी विदा की हुई बेटी से पैसे लेता हूँ। ऐसा मत कहिए डैडी, आपके साथ जो हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है। जीवन भर आपने मुझे रानी की तरह रखा। मैंने जिस किसी चीज पर हाथ रखा वो चीज मुझे आपने दिलाई, और अब जब मुझे किस्मत ने आपकी सेवा के लिए चुना है तो मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। एक बेटा ही अपने माता पिता को संभाल सकता है क्या? बेटी क्यों नहीं संभाल सकती? चलिए, अब ये सब बातें छोड़िए। मैंने आप दोनों के लिए गर्मा गर्म समोसे लाए हैं, तो पहले वो खा लेते हैं। मीरा अपने मम्मी डैडी के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताती हैं। ऐसे ही एक सुबह जब वो नींद से उठती है, तभी फोन पर एक मैसेज देखकर वो खुशी से झूम उठती है। तुम्हें पता है अनुराग, मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश आज पूरी हो गई। थैंक यू भगवान जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसी कौन सी खुशखबरी है मीरा? अब खुशी के मारे झूमती ही रहोगी या फिर कुछ बताओगी भी? मैंने कुछ दिनों पहले ऐसे ही रैंडमली एक टीवी शूट के लिए अपना ऑडिशन क्लिप भेजा था, और अभी मुझे उसी प्रोडक्शन हाउस में से मेल आया है और मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ, और अब मैं एक टीवी शो की हीरोइन बनूंगी। ये मैं बहुत खुश हूँ। इसका मतलब तुम्हें शूट पर अब रोजाना जाना होगा? हाँ अनुराग, मैं बहुत 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 खुश हूँ, इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। तभी वहां पर वसुंधरा आती है। नहीं मीरा, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या, जो तू रोजाना दिन भर बाहर शूट पर जाया करेगी? वही तो। अरे घर का और बाहर का काम तुम नहीं संभाल पाओगी बहू। पापा जी और माँ जी, आप तो ने चिंता मत कीजिए। मेरी तरह ऐसी कई औरतें हैं जो अपना जॉब और अपना काम दोनों अच्छे से संभाल लेती हैं। ठीक उसी तरह मैं भी घर और बाहर दोनों जगह का काम अच्छे से संभालूंगी, और आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मीरा के कहने से सब चुप हो जाते हैं, लेकिन घर वालों का स्वभाव थोड़ा बदल सा जाता है, और ये बड़ी खबर सुनकर उपेंद्र और रजनी भी बेहद खुश होते हैं। फिर शूटिंग शुरू होने के एक दिन पहले मीरा घर में नौकरानी गंगू को लेकर आती है। ये गंगू है, कल से यही काम पर आएगी। 12 घंटे जब मैं शूट पर जाऊंगी तब ये सारे काम करेगी, और फिर मैं जब वापस आ जाऊंगी तभी बचे हुए काम मैं कर लूंगी। क्या? नहीं बाबा नहीं, मैं अपने घर में किसी भी प्रकार की नौकरानी को नहीं रखूंगी। अरे इन नौकरानियों का कोई भरोसा नहीं होता। आपकी चिंता जायज है माँ जी, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, ये मेरे दोस्त के घर पर भी काम करती हैं, वो भी कई सालों से। इसीलिए आप इस पर पूरा विश्वास कर सकती हो। झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाने तक सारे काम ये बखूबी कर लेती हैं। लेकिन मीरा, हम इसे पगार कैसे देंगे? बेवजह हमारा बजट मत बढ़ाओ। डोंट वरी अनुराग, इसकी पगार के पैसे मैं दे दूंगी, इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं एड शूट थोड़ी ना करने वाली हूँ। मैं तो अब टीवी शो करने वाली हूँ, जिस कारण मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर गंगू रोजाना काम पर आती है, लेकिन वसुंधरा को उसका काम पसंद ही नहीं आता। अरे ओ बेल बुद्धि, तूने पूरे घर में पोछा मारा, लेकिन मंदिर के सामने की फर्श पर पोछा मारना भूल गई तुम। अरे किस धुन की में रहती है तू? देखो मैडम, जरा कम आवाज में बात करो ना। एक तो पहले ही आपका आवाज किसी फटे हुए ढोल की तरह है। ऐसे में जब आप ऐसे चिल्ला रही हो
तब से मेरे कान का दर्द शुरू हो गया है। अरे गंगू की बच्ची, अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। मैं तेरी मालकिन हूँ और अपनी मालकिन से कोई इस तरह से बात करता है क्या? उतने में वहां पर शूट सी लौटी हुई मीरा आती है। अरे माँ जी, आप गंगू से इस तरह से बात क्यों कर रही हो? एक नौकरानी होने से पहले ये भी हमारी तरह एक इंसान है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमें सबको एक बराबर इज्जत देनी चाहिए। अब तू मुझे भाषण मत दे। तुझे पता भी है क्या कि इसने क्या किया है? हाँ जानती हूँ माँ जी, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। अब हो गई उससे गलती। इतने सारे कामों के बीच में वो बेचारी मंदिर के सामने वाली फर्श साफ करना भूल गई होगी। अब वो मशीन थोड़ी ना है। छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती है ना। मुझसे भी होती थी जब मैं पूरा दिन घर पर काम किया करती थी। देख मीरा, मैं इस बार इसे बख्श रही हूँ, लेकिन आइंदा से फिर से अगर इसने इसे कोई भी भूल की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा और फिर इसे निकालना होगा और तुझे ही घर पर रुकना होगा। इसलिए तू इसे अपनी भाषा में समझा कर रख दे। और हाँ, इसे अपनी जबान पर काबू रखने के लिए बोल। इसकी कोई हैसियत नहीं है मेरे साथ उल्टा बात करने की। इतना कहकर वसुंधरा वहां से चली जाती है। अब मीरा का शो टीवी पर हर रोज आने लगता है और जब वो टीवी पर अपना शो लगाती है तभी देखो ना अनुराग, कैसी लग रही हूँ मैं। इस सीरियल में मैं एक सिंगर का रोल प्ले कर रही हूँ और मेरा को स्टार कौन है पता है? नीरज ओबरॉय, जिसने आज तक कोई भी शो किया है। वो एकदम टॉप का बन चुका है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब चैनल चेंज करो यार, पापा और मुझे मैच देखनी है। लेकिन अनुराग, अरे देख लिया ना, अब और कितना देखना है तेरा सीरियल? आज की मैच बहुत महत्वपूर्ण है। मीरा बहू, जा जाकर सबके लिए फालूदा बना कर ला। मैच देखते देखते इन दोनों को भी फालूदा खाने का मजा आएगा। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मीरा के टीवी पर आने की बात से घर में कोई भी इतना खुश नहीं लग रहा था, जिस कारण मीरा को काफी बुरा लगता है। फिर वो रसोई में जाकर फालूदा बनाने लगती है। लेकिन उतने में उसे रजनी का वीडियो कॉल आता है। क्या बात है मम्मी डैडी, आप दोनों मेरा शो देख रहे हो? हाँ बेटा, बहुत खूब। ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। अरे आज तक तो हम बस तुम्हें एड्स में ही देखते थे, लेकिन आज तुम एक टीवी शो की हीरोइन हो और ये देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जीती रहो बेटा, खूब प्रगति करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, जैसे तुमने आज कर दिया है। थैंक यू सो मच डैडी। यहाँ मम्मी डैडी मेरा शो देखकर कितने खुश हुए जा रहे हैं और यहाँ पर सबका बर्ताव एकदम अजीब सा हो चुका है। फिर अगले सुबह पड़ोसन विमला आकर मीरा की खूब तारीफ करती है। अरे मीरा बेटी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू टीवी शो में आ रही है। चल, अब जल्दी से मेरे साथ एक सेल्फी क्लिक कर दे, ताकि मैं अपनी सारी सहेलियों को दिखाकर चला सकूं कि ये रिश्ता है प्यार का। इस सीरियल की हीरोइन मेरे पड़ोस में रहती है। ठीक है विमला काकी, और एक ही सेल्फी क्यों लेंगी भला? खूब सारी लीजिए, जब तक आपका मन नहीं भर जाता। क्या सच में बेटा? हाँ काकी। फिर मीरा विमला के साथ ढेरों सेल्फीज लेती है और ये सब देखकर उसके ससुराल वालों को बहुत जलन होने लगती है। विमला काकी, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरा टीवी शो हर रोज देखते रहिए। और हाँ, अपनी सारी सहेलियों को भी देखने के लिए कहिए। अरे बिल्कुल, मैं सबको बताऊंगी और घर में भी हम सब देखेंगे और तेरे टीवी शो को नंबर 1 बनाकर ही रहेंगे। थैंक यू सो मच काकी। तभी वहां पर वसुंधरा आती है। क्या रे विमला, हो गई ना तेरी नौटंकी? अब जा यहाँ से। क्या बात है वसुंधरा, तेरी बहू का नया टीवी सीरियल आया है तो तुझे तो मुझसे भी ज्यादा खुश होना चाहिए। लेकिन तेरे चेहरे पर तो सुबह के 9 बजे ही 12 बज चुके हैं। अरे अपनी बहू की प्रगति तुझसे हजम नहीं होती क्या? अरे हाँ,
अब समझे, इस घर में इतना कोई भी नहीं कमाता है जितना कि ये मीरा कमा रही है, और इसीलिए तुझे इतनी जलन हो रही है। क्यों? सही कहा ना मैंने? विमला की बातों से वसुंधरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। तूने मुझे चाटा मारा? तेरी हिम्मत कैसी हुई वसुंधरा? अभी तो सिर्फ मैंने एक चाटा मारा है, लेकिन अगर तूने और बकवास की तो और चाटे मारूंगी मैं तुझे, और चाटे मार मार कर तेरे गाल लाल पीले कर दूंगी। बस कीजिए माँ जी, जानी दीजिए ना इन्हें। और विमला काकी, आपको भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरे ससुराल वाले मेरी प्रगति से बहुत खुश हैं। उन्हें मुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इसलिए आपने जो कुछ भी कहा है वो बहुत गलत था काकी। नहीं मीरा, तू नहीं समझेगी इन्हें। ये लोग अच्छे नहीं हैं। ए विमला, चुपचाप निकलती है या धक्के मारकर निकालो तुझे? विमला आंखें दिखाते हुए वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है बहू। ना तो तुम टीवी में काम करती और ना ही ये सब होता। अरे हमारे यहाँ पर पत्नी अपने पति से एक कदम पीछे ही रहती है, लेकिन नहीं, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ताकि तुम ज्यादा पैसे कमाकर हम सबको नीचा दिखा सको। सही कहा ना मैंने? नहीं पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए प्लीज पापा जी, मेरे बारे में ऐसा मत सोचिए। नहीं मीरा, अरे झूठी हो तुम हम सबसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। और अगर करती ना, तो तुम अपने काम से पहले अपने ससुराल को महत्व देती और अपने ससुराल वालों के कहने पर अपना काम धाम सब छोड़ देती तुम। लेकिन अब तो तुम्हें उन सब में बहुत मजा आ रहा है। वो शानो शौकत तुम्हें अच्छा लगने लगा है। नहीं अनुराग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि एक्टिंग करना मुझे बहुत पसंद है और मेरा सपना है कि एक दिन मैं फिल्म की एक्ट्रेस भी बनूं। लेकिन वो बस मेरा काम है और मेरे लिए तो आप सभी लोग महत्वपूर्ण हो। और मैं तो ये सब अपने मम्मी डैडी को संभालने के लिए भी कर रही हूँ, और ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अरे तो इतने सारे पैसे कमाती हैं, लेकिन हमें कम और अपने मम्मी डैडी को ही ज्यादा पैसे देती हैं। अरे हम भी तेरे पैसों की कोई भूखे नहीं हैं, लेकिन मैं बस तुझे बता रही हूँ कि तू कितनी दोगली और झूठी औरत है। नहीं माँ जी, आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? मैंने इस घर में और उस घर में कभी कोई फर्क नहीं किया, और आपने ये बात कहकर मुझे तो एकदम पल में पराया कर दिया। वहां पर मेरे मम्मी डैडी को संभालने के लिए कोई भी नहीं है, इसीलिए मुझे पैसे कमाकर उन्हें संभालना ही होगा। जैसे यहाँ पर एक बहू होने के नाते इस घर के सारे काम करना मेरा कर्तव्य है, ठीक वैसे ही एक बेटी होने के नाते वहां पर भी उन दोनों की हिफाजत करना मेरा कर्तव्य है। वो जो भी हो, अगर तुझे मेरी बातें कड़वी लगती है तो लगने दे। वैसे भी सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। आए दिन घर वाले मीरा को ताने कसते रहते हैं, जिससे उसकी हिम्मत टूटती रहती है, पर वो हिम्मत जुटाकर अपने काम की तरफ ध्यान दिया करती है। ऐसे ही एक रोज, सुनो ना अनुराग, इस महीने की गंगू की पगार तुम दे सकते हो क्या? क्या? लेकिन क्यों मीरा? तुमने ही उस दिन कहा था ना कि गंगू की पगार हर महीने तुम ही दिया करोगी। फिर अचानक से तुम उसकी पगार की टेंशन मुझे क्यों दे रही हो? आई एम रियली सॉरी अनुराग, लेकिन इस महीने मुझे डैडी का आगे का इलाज कराना है। डॉक्टर ने कहा था 6 महीने बाद फिर एक बार सर्जरी होगी, और शायद से इसके बाद उनके पैर ठीक हो जाएंगे, और उसमें ही ढेर सारा पैसा लगेगा। देखो, मैं तुमसे डैडी की सर्जरी के लिए कोई पैसे नहीं मांग रही, बस इस बार के लिए गंगू की पगार संभाल लो, बस यही चाहती हूँ मैं। नहीं, गंगू को इस घर में तू अपनी जिम्मेदारी पर लाई है, और अब जब तू मुश्किल में है तो तू सारा टेंशन मेरे बेटे के ऊपर डाल रही है। नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। और अनुराग बेटा, तू उस गंगू की पगार बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं,
आपकी बात भी सही है। अगर ये जिम्मेदारी मैंने ली है तो मुझे किसी की भी कोई मदद नहीं लेनी चाहिए। जाने दीजिए, मैं कुछ ना कुछ तो मैनेज कर ही लूंगी। फिर थोड़ी देर बाद में गंगू खुद मीरा के पास आती है और वो उसे कहती है, मैडम, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे को 1 महीने के पैसे नहीं देगी तब भी चलेगा मेरे को, लेकिन आप अपने डैडी का इलाज अच्छे से करवाओ। आप बहुत ही अच्छी इंसान हो मैडम। एक बड़े पैमाने पर काम करने के बावजूद भी ये लोग आपको इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन मेरे मन में आपके लिए बहुत ही इज्जत है, इसलिए आप टेंशन मत लो मैडम। थैंक यू सो मच गंगू। मीरा भावुक होकर गंगू के गले लगती है। ऐसे ही एक दिन वसुंधरा टीवी पर मीरा को उसके को एक्टर के साथ रोमांटिक सीन करते हुए देखती है और वो फौरन उसे सेट से घर पर बुलाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे इस तरह से क्यों बुला लिया? मैं वहां पर आधी शूटिंग छोड़कर आई हूँ। अरे आप तो यहाँ पर एकदम ठीक लग रही हो, तो फिर क्यों बुलाया आपने मुझे? क्या हुआ है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम इतनी घटिया हरकत करती हो। घटिया हरकत? कैसी घटिया हरकत अनुराग? बेशरम कही की। अरे तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। आप सब इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वो केवल एक टीवी शो है। अब मैं हकीकत में थोड़ी ना किसी के साथ रोमांस कर रही हूँ। और उस सीन में भी मैं अपने को एक्टर के साथ में रोमांटिक डेट पर जाकर डांस ही कर रही थी। उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं किया है मैंने। देखिए, मैं भी अपनी मर्यादा जानती हूँ और इसीलिए मेरे मम्मी डैडी भी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। अरे चुप रहो, तुम्हारे मम्मी डैडी को जरा भी अकल नहीं है। पता नहीं अपनी बेटी को इस तरह किसी गैर मर्द के साथ रोमांस करते हुए देखकर उन्हें कैसे अच्छा लगता है। अरे लगेगा भी क्यों नहीं, अब वो सारे पैसे उन्हें ही तो देती है, इसलिए उन्हें सब अच्छा लगता है। प्लीज माँ जी, जो भी बोलना है मुझे बोलिए। मेरे मम्मी डैडी के लिए ये सब बोलना बहुत गलत है। वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब तो ये तय हो चुका है कि तू अब से एक्टिंग बिल्कुल नहीं करेगी और अब से तू केवल घर पर ही रहेगी। बाकी हमें और कुछ भी नहीं सुनना। क्या? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।